मोइन, सबसे पहले तो ये बताइए आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी सर, ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, बट मेंस के रूप में देखें तो ये मेरा पहला ही मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था। इससे पहले जो 3 अटेम्प्ट थे उसमें प्री नहीं हुआ, उसके बाद इस बार चौथे अटेम्प्ट में आपने प्री भी निकाला, फिर मेन और फिर इंटरव्यू। क्या रैंक आई इस बार आपकी? जी, पहले 3 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं हुआ था और इस बार मेरी ओवरऑल 296 रैंक आई है। जी। अच्छा, क्या चेंज हुआ? जैसे पहले 3 बार में जब क्वालीफाई नहीं हुआ तो आपका क्या माइंडसेट था? किस तरीके से? और चौथे में क्या ऐसा बदलाव किया जिसकी वजह से आपको लगा हो कि इस बार क्लियर हुआ है या चेंज आया? पहले 3 प्रयासों में मैंने यही किया कि मैंने अपनी कमियों को जाना और हर एक अटैम्प्ट की जो भी कमी मुझे नज़र आ रही थी, तो उस कमी को दूर करने की मैंने पूरी तरीके से कोशिश की। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 2019 में पहला अटैम्प्ट दिया था, तो मैंने बहुत ही कम समय में वो अटैम्प्ट दिया था। मुझे 5 से 6 महीने तैयारी करते हुए हुए थे। लेकिन शुरू-शुरू में काफ़ी एनर्जी होती है, तो हमको लगता है शायद चीज़ें हो जाएँगी। तो उस जुनून में आके मैंने वो अटैम्प्ट दिया था, जो मेरी गलती थी। तो उसको मैंने जाना। 2020 में मैंने कुछ ज़्यादा ही मॉक टेस्ट और पढ़ाई की थी, तो रिवीजन कम किया था, तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो लग रहा था कि पूरा एग्ज़ाम ही 100 के 100 क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए थे। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने देखा कि जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेटेजी को सुन लेते हैं और उसके पीछे चलते हैं कि 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएँगे और 4-5 क्वेश्चन और करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो मैंने वो स्ट्रेटजी फ़ॉलो की, जो मैं कहूँगा कि वो मेरा स्ट्रेटजी कोलैप्स ही था। तो इस अटेम्प्ट में मैंने यही कोशिश की कि जो मेरे पहले अटेम्प्ट में समय की कमी थी, तो अब मुझे एक वक़्त हो गया था 2.5 से 3 साल पढ़ते हुए, तो वो कमी मुझे यहाँ पूरी हो रही थी। दूसरा ये था कि जो दूसरे अटेम्प्ट में कमी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई की थी, रिवीजन कम किया था। तो इस बार मैंने अपने जो सोर्स हैं उनको बहुत ही लिमिटेड किया था और मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, तो वो कमी मैंने वहाँ से पूरी की। और जो तीसरे अटेम्प्ट की कमी थी कि मैं सेलेक्टिव होकर पढ़ रहा था, तो वो भी मैंने सीखा और इस बार मैंने सभी सब्जेक्टों को ही बराबर समय दिया और जो मुझे लगता है कि इन सारी कमियों से उभर कर मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया और मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो आपने कोचिंग क्या पहले अटेम्प्ट के टाइम से ही कोचिंग कर रहे हैं या फिर अभी कोचिंग स्टार्ट की थी, कोचिंग लेना? एक्चुअली मैं जब मैं दिल्ली आया था तो स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए मैंने कोचिंग प्राप्त की थी। उसके बाद से मैं खुद से ही यूपीएससी के जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करता था और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखता था, तो और खुद से ही पढ़ाई करता था। अच्छा, मुझे एक ये प्रोसेस समझने का ज़रूर था कि जब पहला आपने अटेम्प्ट दिया, उसके बाद जो फेलियर होता है, सेकंड अटेम्प्ट फेलियर, तो ये मोटिवेशन को कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं? क्या माइंडसेट रहता है जब आप लगातार फेलियर्स को उससे लड़ पाना और उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट के लिए खुद को खड़ा करना? और फोर्थ अटेम्प्ट में फिर जैसा कि आपने बताया कि प्री आपका चूँकि पहली बार ही प्री निकला, फिर उसके बाद पहली बार में मेंस और ये इंटरव्यू क्लियर किया, तो इसमें पूरा क्या प्रोसेस लगता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा अपनी ज़िंदगी में रहता है कि मैं चीज़ें पहले प्लान करता हूँ कि मैं किस चीज़ को कितने टाइम में कर पाऊँगा। तो मेरा स्टार्टिंग से ही प्लान था कि एटलीस्ट मुझे 3 साल तो लग ही जाएँगे यूपीएससी करने में। हो सकता है कि मेरा पहली बार में हो जाए या दूसरी बार या मुझको तीसरी बार देना पड़े। तो मेरा 3 साल का प्लान था, तो जैसे कि मैंने पहला अटेम्प्ट 5-6 महीने में ही दिया, तो हो नहीं पाया, तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया। मुझे लगा कि कोई नहीं, इस अटेम्प्ट को मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें खुद को मोटिवेट करना है, तो दिल को समझाना है, तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसे दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ तो लगा कि हाँ, 2 साल भी दिए हैं और ये एक्चुअल फेलियर है, तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया और उसकी कमियों को जाना। और तीसरा अटेम्प्ट भी जब मैं फेल हुआ तो मुझे लगा कि शायद 3 साल का वक़्त हो गया है और जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया है, बट अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ आई कि शायद जो 3 साल थे उसमें कोरोना का समय भी शामिल था, जो 2020 हो या 2021 हो, तो उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आई हैं उसने कहीं न कहीं मेरे मोमेंटम को ब्रेक किया है। तो जो भी 5 से 6 महीने अगर गए हैं, तो मैं अपना थोड़ा टाइम एक्सटेंड करता हूँ। तो जो 6-7 महीने और हैं, तो एक बार फुल फ्लेज्ड होकर देता हूँ, ताकि मुझे ये नहीं रहे कि यार मैंने जो टाइम अपना निर्धारित किया था उससे मैंने कम टाइम दिया। तो मुझे लगता है कि फिर मैंने जो 6-7 महीने थे उनको पूरी तरीके से पूरी मेहनत के साथ प्रयास किया, तो मेरा हो गया। कौन वो टीचर रहे जिन्होंने आपकी हेल्प की? कौन वो लोग थे जो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प किए, 4 साल की जो जर्नी थी? देखिए, 4 साल की जर्नी में जब मतलब स्टार्टिंग में हम आते हैं गाँव से, तो हमें उतनी समझ नहीं होती है। तो कुछ टीचर्स जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर हैं,
तो उनके मैं कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो देखता था। या राजेश मिश्रा सर हैं, तो उनके वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी। या अभद ओझा सर हैं, तो उनकी वीडियोस भी मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित हुए। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अतिया फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर मेरे मेंटर हैं 2019 बैच के आसिफ यूसुफ, तो उन्होंने मुझे निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। और साथ ही किसी भी फाइनेंशियल और अदर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उनके अतिया फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं साहिल सर, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। विकास सर, अवध ओझा सर और बाकी आपने बात की, सबसे किसी से मुलाकात हुई उसके बाद, क्लियर करने के बाद? विकास दिव्य कीर्ति सर से तो अभी रिसेंटली मैं मिलकर आ रहा हूँ। अरे सर वाह! ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलो पहली बार सर से मिलते हैं, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं हूँ सर से। मॉक इंटरव्यू में मुलाकात हुई थी, तो उसमें तो एक मॉक इंटरव्यू की तरह ही सर ने कैंडिडेट के रूप में लिया था, लेकिन आज कुछ व्यक्तिगत बात की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात हुई आपकी उनसे? सर ने मेरी जर्नी के बारे में जाना, तो काफ़ी उत्साहित थे और अपने कुछ शेयर एक्सपीरियंस सर ने मेरे साथ शेयर किए, और मैंने भी सर से काफ़ी बात की। और कुछ बच्चे थे तो उनको भी मेरी जर्नी के बारे में बताया, तो एक प्रेरणा के रूप में लेने की बात कही, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जब आप जर्नी की बात कर रहे थे पिछले सवाल में, जब आपने बताया अतिया फाउंडेशन का, तो आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात की थी, तो मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कैसा क्या बचपन से पूरा? जर्नी के बारे में यही है कि मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पापा का नाम भली हसन है, वो रोडवेज यूपी में संविदा पे ड्राइवर है। मुरादाबाद में? जी, जी। और मेरी माँ एक हाउसवाइफ़ हैं, तो वो घर ही रहती हैं। और हम घर में 4 भाई हैं और 1 बहन है। तो बड़े भाई ने रिसेंटली अभी प्राइवेट जॉब स्टार्ट की है। बाकी जो छोटे 2 भाई हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, और मेरी सिस्टर ने भी अभी 12th का एग्ज़ाम आप पास दूसरे किया। नंबर के भाई हैं? जी। तो यही है कि पापा जो भी कमाते हैं 10 से 12 हज़ार रुपये, उसी में घर का सारा खर्चा चलता है। और इसके अलावा मेरे एक ताया हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनकी 6 लड़कियां हैं, तो थोड़ा हमको उनको भी सपोर्ट करना रहता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो घर में है ही। इसके अलावा स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने जो अपनी क्लास 6 तक की एजुकेशन ली थी, वो गांव के ही पास में एक स्कूल है, तक्षशिला शिशु बाटिका विद्यालय, तो वहाँ से प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने 10th और 12th जो था अपने गांव में ही एक कॉलेज है, तो वहाँ से प्राप्त किया था। और उसके बाद जो स्नातक किया है मैंने, वो भी गांव के पास 5 किलोमीटर दूर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, तो उससे संबंधित एक निजी महाविद्यालय है, तो वहाँ से प्राप्त की है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे नाम लेने से वहाँ पे कोई इस बेसिस पे एडमिशन ले कि शायद यहाँ से पढ़ के मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मुझे उतना एडवांटेज हुआ नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई वहाँ जाकर एडमिशन लेकर ये सोचे कि वो आईएएस बन सकता है। अगर आपके पास मौका है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छी जगह से एजुकेशन प्राप्त कीजिए, अच्छे टीचरों से मार्गदर्शन लीजिए, तो उसका आपको एक अलग ही एडवांटेज रहता है। और परास्नातक की उपाधि मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त की है। अच्छा। अच्छा, आप ये बता रहे थे मुझे जब इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि आपने अपना कैफ़े भी चलाया था जी। परिवार में मदद करने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, एक्चुअली मैं 12th करने के बाद चीज़ें थोड़ी परिवार में मुश्किल होती जा रही थी, तो आर्थिक तंगी भी बढ़ रही थी। साथ ही मेरा भी अपना ड्रीम था कि मेरे 2 ड्रीम साथ चल रहे थे कि मुझे क्रिकेटर भी बनना है या आईएएस बनना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने सपनों को खुद के बल पे पूरा करूं। तो मैंने सोचा कोई एक ऐसा विकल्प निकाला जाए जिससे कि घर की भी मदद हो जाए और मेरा सपना भी कंटिन्यू चले। तो मैं थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाने में एक्सपर्ट था, तो मैंने सीएससी सेंटर स्टार्ट किया, जिसको नॉर्मली साइबर कैफ़े बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी नहीं, एक लैपटॉप और प्रिंटर लेना था, जो मेरी माँ ने मुझे उपलब्ध करा दिया था, जो भी उनकी जमा पूंजी थी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो